नमस्कार, मैं अभिषेक भट्ट, डीएलएड प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन और हरिद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय से हम हैं। आज मेरा टॉपिक वायुमंडल है। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है और वायुमंडल जो इसके मतलब क्रम में ही है। इसके पहले इतिहास और भूगोल का पोर्शन है, तो भूगोल के पोर्शन में ये वायुमंडल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल का संगठन क्या है और संरचना कैसी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल कहते किसे हैं। वायु का मतलब क्या होता है? हवा। और मंडल का मतलब एक बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र। अब वायुमंडल मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का आवरण कहां पे? पृथ्वी के चारों तरफ जो है उसको वायुमंडल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी के चारों तरफ है, क्या है ये? गैसों का आवरण जो रंगहीन है, मतलब कोई रंग नहीं है, गंधहीन है, कोई मतलब सुगंध नहीं है, और स्वादहीन है, कोई स्वाद नहीं है। इसके गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे वायुमंडल है कैसा, तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति लच्छव गोलाभ है। अगर देखेंगे लच्छव गोलाभ का मतलब पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। जैसे देखेंगे तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, मतलब पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। अब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास ये कितना है? 12,715 क्या किलोमीटर। मतलब अगर देखेंगे तो 41 किलोमीटर का अंतर मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्रुवों पर थोड़ी सी दबी हुई है। इसी तरह से वायुमंडल, मान लीजिए पृथ्वी है तो वायुमंडल ऐसे है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, और जब घूमती है तो ध्रुवों पर वायुमंडल थोड़ा सा उसका लेयर कम है, और विषुवतीय रेखी पर मतलब यहाँ पे इस क्षेत्र में वायुमंडल का ऊंचाई ज्यादा है, इस क्षेत्र में ज्यादा है, और ध्रुवों पर कम पाया जाता है। अब देखते हैं कि वायुमंडल का संगठन कैसा है, मतलब वायुमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें क्या क्या चीजें विद्यमान है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो वायुमंडल में गैस, जलवाष्प और धूल कण, इन तीनों की मात्रा पाई जाती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे गैसों को। सबसे ज्यादा गैस, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सबसे ज्यादा गैस वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है। फिर आप देखेंगे तो जीवनदायिनी गैस किसे कहते हैं, फिर आर्गन की मात्रा कितनी है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। इन चारों गैसों के बारे में अधिकांश पूछा गया, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि वायुमंडल में जो गैस है, जैसे मैंने बताया वायुमंडल में गैस, जलवाष्प और धूल कण तीनों विद्यमान है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन। कितना है? 78.84%। नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है 100% में, अगर पूरे वायुमंडल को 100% मानते हैं तो उसमें 78.84% क्या आपका नाइट्रोजन की उपलब्धता है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसे जीवनदायिनी गैस कहते हैं और मनुष्यों के लिए ये बहुत उपयोगी गैस है। ये पूरे वायुमंडल में 20.94% पाई जाती है। जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में 20.94% पाई जाती है। अब आप कहोगे 78-20 सीधा आपका दोनों मिलाएंगे लगभग 99% हो जाता है। आगे देखेंगे आर्गन है तीसरे स्थान पे, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आर्गन की मात्रा जो है 0.93% है। पूरे वायुमंडल में आर्गन की जो मात्रा है 0.93% है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक भारी गैस है और कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रदूषक गैस भी है, ठीक है। अगर देखेंगे तो हरित गृह प्रभाव जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पृथ्वी के धरातल पे चारों तरफ मतलब पाया जाता है, निचले मंडल में ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलती है। ये कितना प्रतिशत है? 0.036। आपको कहीं कहीं 0.03 मिलता है,
लेकिन इसका पूरा है 0.036। और भी गैसें हैं जो हल्की गैसें हैं, जिनका नाम है नियॉन, ओजोन, हाइड्रोजन। ये सब गैसें मिलके गैसों का एक समूह बनाती हैं और वायुमंडल में अपना जो भी स्थान है, पूरा वायुमंडल देखेंगे तो वायुमंडल की ऊंचाई आपको मिलेगी लगभग 1000, जो प्रमुख मतलब ऊंचाई है। ऐसे तो देखेंगे तो हजारों किलोमीटर, दसों हजार किलोमीटर, कई विद्वान 20-30 हजार किलोमीटर तक मानते हैं वायुमंडल की ऊंचाई। लेकिन प्रमुख रूप से जो वायुमंडल की ऊंचाई मानी जाती है वो 1000 किलोमीटर तक ही लगभग मानी जाती है। ठीक है, लगभग क्यों कहा गया? लगभग इसलिए कहा गया कि हवा में कोई ऐसा लेयर नहीं बना हुआ है कि इसके ऊपर है इसके ऊपर है, वो एक हवा का ही मतलब वो पाया जाता है, संगठन पाया जाता है, तो उसमें ही ये मतलब किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे जलवाष्प। आपको एक चीज पता है, जलवाष्प पूरे वायुमंडल में विद्यमान है। जलवाष्प का मतलब ये होता है, जलवाष्प से आपका बारिश होता है, जलवाष्प से ओस होता है, जलवाष्प से आप देखते हैं कभी कभी एसी चलाएंगे या गाड़ी जो बंद रहती है उसमें एसी चलाएंगे तो शीशों पर लग जाता है, वो क्या बोलते हैं, सीट टाइप का लग जाता है, तो वो भी जलवाष्प का ही रीजन है। एक चीज और, पूरे वायुमंडल में 1 से 4% जलवाष्प पाया जाता है। एक चीज और कि सर्वाधिक जलवाष्प कहां पाया जाता है? तो सर्वाधिक जलवाष्प विषुवत-रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं और सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ने से यहां जलवाष्प ज्यादा उठता है। और ऐसा भी मतलब वहां पर पाया जाता है कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में प्रतिदिन दोपहर के बाद 4 बजे धुआंधार वर्षा होती है, वो भी गर्जन और तड़कन के साथ होती है। तो ये जलवाष्प का ही रीजन होता है, क्योंकि दिन में जब तापमान ज्यादा होता है तो जलवाष्प ऊपर जाता है, और जब ऊपर जाता है तो बहुत ऊंचाई पर जाने पे आपका तापमान कम होता है और फिर वो जल बन के नीचे आता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ये ज्यादा होती है, इसलिए जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। विषुवत रेखा मतलब पृथ्वी के बीच का भाग, ये 5 अंश उत्तरी से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को विषुवत-रेखीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, ये जलवाष्प हो गया। अब एक चीज और कि जो जलवाष्प होते हैं यह अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन, 3 प्रक्रियाएं वायुमंडल में होती हैं। आने वाले अभी हम इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आता है धूलकण। धूलकण के बारे में जानते हैं? कभी कभी आप चलते हैं टू व्हीलर वगैरह से, तो टू व्हीलर वगैरह हम देखते हैं बाल एकदम फट जाते हैं, कभी कभी आंख में गंदगी आ जाती है, कभी कभी मतलब गंदे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप खुद साफ कपड़ा पहन रहे हैं, वो गंदा कैसे होता है? जो वायुमंडल में धूलकण विद्यमान है, जो रेत से निकलते हैं, आपके मैदानी क्षेत्रों से निकलते हैं या ज्वालामुखी राख से निकलते हैं, वो धूलकण आपके आंख में, बाल में या कपड़ों में या वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। उन धूलकणों का बड़ा अहम रोल होता है। आपको पता है अंतरिक्ष कैसा है? अंतरिक्ष पूरी तरह काला है, दिन में आपको नीला दिखाई देता है, लेकिन समय समय पे आप देखते हैं सूर्यास्त के समय भगवा कलर का दिखाई देता है, आप सूर्योदय के समय भी भगवा कलर का दिखाई देता है, कभी कभी इंद्रधनुष देखते हैं। तो ये सारी चीजें जलवाष्प और धूलकण मिलकर बनाते हैं। उसका सबसे बड़ा आप देखेंगे अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन, 3 चीजें हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला सिर्फ इसलिए दिखाई देता है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर जब पड़ती हैं तो इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है और इसीलिए आकाश का कलर नीला दिखाई देता है। जैसे आप एक स्लोगन सुने होंगे, थिंक लाइक ब्लू, ऐसा सोचिए ब्लू की तरह। तो जो नीले कलर का वायुमंडल में प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब ये प्रकीर्णन हो गया। परावर्तन का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कमरे में हैं हम, तो बाहर अगर धूप पड़ी है तो उसका सीधा मतलब यहां पर भी प्रकाश रहता है, तो इसको परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे अवशोषण। जैसे वायुमंडल में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो धूल कणों और जलवाष्प के द्वारा जो ताप का अवशोषण किया जाता है उसको अवशोषण कहते हैं। तो ये आपका हो गया वायुमंडल का संगठन, क्या? गैस, जलवाष्प और धूलकण। इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बताया गया। आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना कैसी। आपको अभी मैंने बताया कि वायुमंडल की संरचना है कैसी। तो अगर ये पृथ्वी है, आपका देखेंगे तो पूरी पृथ्वी को, जो पूरी पृथ्वी ये है, तो इसको संरचना के रूप में देखेंगे
तो आप ये मान लीजिए धरातल है, इसको देखिए धरातल बनाया है मैंने, ये धरातल है, पृथ्वी है, और 5 लेयर हैं वायुमंडल के। अब पांचों लेयर को क्या कहा गया है? सबसे पहला क्षोभ मंडल, धरातल से 16 किलोमीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। एक चीज और इसमें, ये ऊंचाई औसत है। जिस तरह से सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम दोनों के बीच का अंतर जैसे होता है कि जैसे सूर्य से अधिकतम दूरी और सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी दोनों अलग अलग कही जाती है, अपसौर और उपसौर कहा जाता है। एक 3 जुलाई को होता है, 4 जनवरी को होता है। जैसे 4 जनवरी को देखेंगे तो पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है, 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है, इसको कहते हैं उपसौर। और अगर देखेंगे तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है, उसको कहते हैं अपसौर। ठीक है, तो जो दूरी का आकलन देखेंगे, जैसे अधिकतम दूरी होती है जिसको अपसौर कहते हैं, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है, और न्यूनतम दूरी देखेंगे तो 14.71 करोड़ किलोमीटर होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो जो वायुमंडल है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर है, जबकि क्षोभ मंडल ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवतीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर, यहाँ पर 8 किलोमीटर, यहाँ पर 18 किलोमीटर। जैसे जैसे विषुवतीय क्षेत्रों में वायुमंडल बढ़ता है, वैसे वैसे उसका लेयर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। आप देखेंगे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे मौसमी दशाएं, बादल हो गया, बिजली चमकना हो गया, हवाओं का चलना हो गया, ये सारी प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और ये 0 से 16 किलोमीटर औसत ऊंचाई तक होती हैं। जैसे इसमें देखिए क्षोभ मंडल ये है, ये धरातल है, जो पर्वत है बादल, वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहाँ हो रही है, बादल बन रहे हैं और यहाँ पर वर्षा हो रही है। ठीक है, क्षोभ मंडल की एक और विशेषता है, क्या कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आप देखे होंगे पहाड़ों पर बर्फ जमे होते हैं। हिमालय पर देखे होंगे तो एवरेस्ट पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, वहां बर्फ हमेशा जमा होता है। आपको एक चीज पता है कितनी ऊंचाई जाने पर बर्फ जमता है? हर जगह का अलग अलग है। हिमालय में लगभग 5500 मीटर ऊपर जाएंगे तो बर्फ जमना शुरू हो जाएगा, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे जैसे जाएंगे वहां पर ऊंचाई बर्फ जमने की कम होती जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, ये रीजन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे मतलब बर्फ जमती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ये क्षोभ मंडल की विशेषता है। इसमें सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं, ये क्षोभ मंडल की विशेषता है। बादल, बिजली चमकना या जो भी बिजली तड़कना, हवाएं चलना, ये सब क्षोभ मंडल की प्रक्रिया होती है। एक चीज और है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पे, इसको ऊपरी सतह पे जो होता है वो जेट स्ट्रीम चलती है, जिसको जेट हवा भी कहते हैं। क्षोभ मंडल लगभग 9,000 मीटर से 13,000 मीटर तक क्षोभ हवाएं जेट स्ट्रीम चलती है। भारतीय मानसून पे इसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व चलती है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया क्षोभ मंडल। अब आते हैं समताप मंडल पे। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? 16 से 50 किलोमीटर। अब इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओजोन मंडल पाया जाता है। ये आपका समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। इसकी ऊंचाई क्या है? 20 से 35 किलोमीटर, 20 से 35 किलोमीटर ओजोन मंडल की ऊंचाई होती है, और ओजोन लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये इसे सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली डायरेक्ट किरणें ओजोन परत से छन के पृथ्वी पर जाती हैं। अगर डायरेक्ट सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगे तो स्किन डिजीज होने लगेंगे और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे मानव अस्तित्व तक खतरे में आ सकता है। अतः ओजोन को जीवन रक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है।
अब हालांकि आप जानते होंगे ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन जो क्षरण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मानव का जो विकास हो रहा है, उससे तमाम तरह की जो गैसें हो रही हैं, निकल रही हैं, उससे ओजोन का क्षरण हो रहा है। उसी के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन लेयर की ऊंचाई कितनी है? 20 से 35 किलोमीटर। अब एक चीज और, आप कभी जहाज में बैठे होंगे तो जो जहाज की ऊंचाई होती है, जिसमें जहाज उड़ता है, वो समताप मंडल को बेहतर मंडल कहा गया है कि वायुयान उड़ने के लिए उचित मंडल क्या है। तो उसमें ये है समताप मंडल सबसे बेहतर मंडल पाया जाता है वायुयान उड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे समान ताप होता है, कोई मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। समान ताप होने की वजह से यहाँ मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं और यहाँ पर वायुयान अच्छे से उड़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं, मध्यमंडल है। मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। मध्यमंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहां पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान -100 डिग्री, सबसे ठंडा अगर कोई मंडल है पूरे वायुमंडल में तो वो है मध्यमंडल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो मध्यमंडल है इसमें क्या है? उल्का पिंड एक देखिए, इसका जिक्र किया गया। पता है क्यों उल्का पिंड का जिक्र इसलिए किया गया है कि जैसे जब कोई अंतरिक्ष से उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वो जब जैसे ही आपका वायुमंडल में घर्षण करता है तो आप देखते होंगे रात में टूटता हुआ तारा के नाम से जाना जाता है। तो वो जब पत्थर या उल्का पिंड रगड़ करता है तो वो गर्म होता है। जब गर्म होता है चिंगारी निकलती है, और जब चिंगारी निकलती है तो गर्म इसी मंडल में आके वो उल्का पिंड, जो छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जैसे मान लीजिए गर्म हुआ, उल्का पिंड खूब गर्म हो गया और आपका मध्यमंडल में आके एकदम ठंडा पा गया, तो गर्म ठंडा टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो वहीं पर विनष्ट हो जाता है। इसलिए उल्का पिंड को यहाँ पे विनष्ट होना पड़ता है। ठीक है, मध्यमंडल में। तो मध्यमंडल की विशेषता ये है कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है और यहाँ पर उल्का पिंड विनष्ट हो जाता है। आगे है आयन मंडल। इसका नाम ताप मंडल भी है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ताप मंडल किसे कहते हैं, तो ताप मंडल समताप मंडल को नहीं कहते हैं, ताप मंडल आयन मंडल को कहते हैं। ठीक है, अब आयन मंडल की ऊंचाई क्या है? 80 से 640 किलोमीटर। देखिए आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर। अब आयन मंडल जो है इसमें अंतरिक्ष स्टेशन भी पाया जाता है, रेडियो तरंगे भी पाई जाती हैं और DEF लेयर भी पाया जाता है। जो आप इसको रेडियो तरंगे इसलिए कहा जाता है कि जैसे मोबाइल या फोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं या रेडियो वगैरह यूज करते हैं, यहां से तरंगे रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी पर वापस आती हैं, इसीलिए इनका जो नाम पड़ा रेडियो तरंगों वाला मंडल भी इस मंडल को कहा जाता है। यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट वगैरह ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक अपना स्थान भी मतलब रुकने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी पर आपका वेट कम होता जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उतना उतना ही कम लगता जाता है। तो यहाँ पर आएंगे तो अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित किया जाता है, जहाँ पर आप मतलब कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो वहाँ पर आराम करके, आराम का मतलब ये कि वहाँ पर थोड़ी उसकी गति धीरे हो जाती है और एक स्टेशन के रूप में वहाँ पर मतलब स्थान अपना चयन करते हैं। ठीक है, रेडियो तरंगे इसमें पाई जाती हैं जहाँ से रिफ्लेक्शन होकर पृथ्वी पर तरंगे जाती हैं। अगला है DEF लेयर इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल का क्या है? अब देखेंगे कृत्रिम उपग्रह यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। सबसे पहले भारत का कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? उसका नाम था आर्यभट्ट, 1975 में छोड़ा गया था। वो सैटेलाइट वगैरह जितने भी है वो पृथ्वी से 640 से 960 किलोमीटर ऊपर स्थापित किए जाते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और जरूरी इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी है? 640 से 960, लगभग 1000 किलोमीटर। अब एक चीज और, यहां तक तो प्रमुख रूप से वायुमंडल था, इसके ऊपर भी वायुमंडल को माना जाता है, बहुत दूर तक माना जाता है कि यहाँ तक हवाएं हैं और इसके ऊपर के भाग को अंतरिक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में सबसे पहले जान लीजिएगा, वायुमंडल में वायु का आवरण चारों तरफ जो पृथ्वी के है, ये पृथ्वी है चारों तरफ जो इसको देखते हैं,
इसको वायुमंडल कहते हैं। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, नमस्कार।